वेलकम। संभावनाओं के साम्राज्य में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपसे बात करूंगा, हो सकता है उसमें कुछ नए संभावना जन्म लें। जैसा कि मैंने आपको फ़ोन पर बताया था कि मैं वैसी बात करूंगा जो आपको आज तक किसी एजेंट ने नहीं बताया होगा। हो सकता है कि मेरी बात ख़त्म होते होते तक आपका फाइनेंस और इंश्योरेंस के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बदल चुका होगा। बावजूद इसके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा कि आपको मुझसे पॉलिसी या फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी ही पड़ेगी। ठीक है। क्लाइंट सर्विस कमिटमेंट। आइए, अब मैं आपको क्या क्या सर्विस दूंगा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। पहले, आज आप मेरे से पॉलिसी लें या ना लें, लेकिन ये जो सर्विसेज हैं, 42 प्रकार के सर्विसेज टोटल हैं। इन सारे 42 प्रकार के सर्विसेज का मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगा, आप पॉलिसी लें या ना लें। तो एक एक करके मैं सारे आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपसे जो मैं आज बात करूँगा, प्रमुख 4 विषयों पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँगा। वो मैं अपने बारे में इसलिए बताऊँगा ताकि आपको पता चले कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो बात करने लायक हैं या नहीं। ठीक है। उसके बाद मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊँगा कि मैं किस कंपनी से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि रियली वास्तव में बीमा होता क्या है। तब मैं बताऊँगा लास्ट में कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए सर, मुझे आपसे जानना होगा कि आपके अनुसार रियली में वास्तव में बीमा का क्या मतलब है, क्या है। जो कुछ भी है आपका आंसर। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं बीमा के। आपके पिछले पॉलिसी लेने के मुख्य 3 कारण क्या हैं। जो कुछ भी रीजन हो आपके, लेकिन इसके अलावा भी और सारे रीजन्स होते हैं पॉलिसी लेने के। चलिए, मैं आता हूँ अब अपने बारे में। मेरा ये मैं हूँ। मेरा नाम शशिकांत पांडे है और मैं माधोपुर ध्रुवनीति नगर समर्पण हॉस्पिटल के पास BRN कॉलेज रोड में रहता हूँ। सर, मैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि LIC ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें काम करता हूँ। और LIC ऑफ इंडिया में मैं मई 2009 से काम कर रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस में काम करता हूँ और संयोग से मैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस में भी मई 2020 से ही हूँ। और बाकी जनरल इंश्योरेंस जैसे कि कार इंश्योरेंस, मोटरसाइकिल इंश्योरेंस, कॉमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल्स, हैवी एंड लाइट व्हीकल्स, किसी भी प्रकार की गाड़ी या बिजनेस, हाउस, ट्रैवल, हर प्रकार के इंश्योरेंस के लिए मैं डिजिट जनरल इंश्योरेंस में काम करता हूँ। और डिजिट जनरल इंश्योरेंस में मैं इस साल मई 2021 से काम कर रहा हूँ। LIC ऑफ इंडिया में मैं 2009 से काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिले हैं, जो कि ये है और भी हैं। मैं सारी तो यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ। मेरा रोल क्या है? मेरा इंश्योरेंस में यही रोल है, मेन रोल यही है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों लेना चाहिए लोगों को। आपके सपनों को साकार करने का आसान तरीका है मेरे पास, जैसे बच्चों की शादी की प्लानिंग करना, हायर एजुकेशन की प्लानिंग करना, हैप्पी रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लानिंग आदि। अब आते हैं LIC ऑफ इंडिया, हमारी कंपनी के बारे में। तो मैं LIC ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था मैं कौन कौन सी कंपनी से काम करता हूँ, लेकिन एट फर्स्ट मैं अभी LIC ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताता हूँ। ऐसे इसके बारे में तो बताने का कोई खास ज़्यादा ज़रूरत होता नहीं है, क्योंकि सारे लोगों को LIC ऑफ इंडिया पता होता है क्या है। ट्रस्ट है, क्योंकि LIC ऑफ इंडिया के साथ ट्रस्ट लोगों का जुड़ा हुआ है, ट्रस्ट ब्रांड है। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि LIC ऑफ इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसका कि ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसका। ठीक है। 2048 फुल्ली कंप्यूटराइज ब्रांचेज हैं इसके, 8 जोनल ऑफिसेज हैं, 113 डिविजनल ऑफिसेज हैं, 2048 ब्रांचेज हैं, 1408 सैटेलाइट्स ऑफिस हैं। जैसा कि 2019 तक 28.3 ट्रिलियन इसका फंड हो चुका था, लाइव फंड हो चुका था। सेटलमेंट इन्होंने 2018-19 में 26 मिलियन क्लेम को सेटल किया है, 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स इसके। और अवार्ड्स के बारे में तो इसकी कुछ कहने ही नहीं है।
और LIC ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका कि भारत सरकार 100% गारंटी लेती है। अब बताता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो सर मैंने अभी तक 1000 फैमिली को फाइनेंशियली और हेल्थ सिक्योर किया है और मुझे गर्व होता है इस अचीवमेंट पे। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका फैक्ट फाइंडिंग करता हूँ। फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद जो भी फैक्ट निकलता है उसके आधार पे मैं उसका नीड एनालिसिस करता हूँ और नीड एनालिसिस के बाद जो भी तथ्य सामने आते उस तथ्य के अनुसार मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। जैसा कि एक डॉक्टर, हेल्थ डॉक्टर क्या करता है, हेल्थ डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं कि मुझे फीवर है तो एट फर्स्ट वो आपसे डेटा लेता है, आपसे जानता है कि बुखार लगा था तो कब बुखार लगा था, कितने दिन पहले बुखार लगा था, ठंडा दे के लगा था कि बदन में दर्द दे के बुखार आया था। तो ये सब सारी चीज़ें आपसे लेता है, मीन्स कि आपसे डेटा लेता है, फिर उसको डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस करने का मतलब नीड एनालिसिस करता है आप उसको। उसके बाद वो नीड एनालिसिस करके पता करता है कि कौन सा फीवर आपका है, तो उस हिसाब से वो फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, इट मीन्स कि मेडिसिन प्रोवाइड करता है, जिसको जानने के बाद आप ठीक हो जाते हैं। उसी तरह फाइनेंशियल डॉक्टर, इट मीन्स कि मैं जब तक मैं आपका फैक्ट फाइंडिंग नहीं करूंगा, उसका नीड एनालिसिस नहीं करूंगा फाइनेंशियली, तब तक फाइनेंशियली सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। और फाइनेंशियल प्लानिंग का जो अगर एक कोटेशन, अगर एक सेंटेंस में वर्ड है तो वो ये है, होप फॉर द बेस्ट बट प्लान फॉर द वर्स्ट। वो इसलिए है कि आदमी को आशा तो अच्छा का रखना चाहिए, लेकिन प्लान जो योजना बनाना है वो बुरे से बुरा का बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो भी बुरा होगा, अगर उसका मैंने प्लान बना लिया तो अब तो अच्छा ही होगा, है ना? समझ में आ रहा है ना जो कह रहा हूँ? ठीक है। इंश्योरेंस आदमी के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही नेसेसरी, आवश्यक है। आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, अब इस टॉपिक्स पे आते हैं। तो टोटल 10 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं इस दुनिया में, लेवल 0 से 6। मैं टोटल आपको इन्वेस्टर का सारा पढ़ के बता देता हूँ, आप वो पढ़ करके समझ लें। और पढ़ने के बाद अंत में उसमें लिखा है कि अभी आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं और निकट भविष्य में आप किस प्रकार के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, ये आप मुझे वहाँ उसमें लिख करके बता दें। सो मी मनी एक ऐसा टूल्स है जो आपको दिखाता है आपका एक्सपेंसेज, कि आप क्या खर्च करते हैं। आप वो कहते हैं ना कि पैसा तो आता है लेकिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यही टूल्स आपको बताएगा कि आपका पैसा कहाँ जाता है और वो नेसेसरी है या अननेसेसरी है। वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप। ठीक है। ये आपको एक्सपेंस को कंट्रोल करने में मदद करेगा आपको। और अगर आप एक्सपेंस को कंट्रोल करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने मनी सेव कर सकते हैं। फ्यूचर डिजायर्स, आप अपने सपनों के लिए साकार करने के लिए पैसे बचा सकते हैं। आपके जो भी सपने हैं उसके लिए अभी से शुरुआत कर सकते हैं। आपका हम इस पे रिस्क एनालिसिस एंड फैक्ट फाइंड। तो रिस्क एनालिसिस के लिए मुझे कुछ आपके डेटा चाहिए होंगे, जैसे ये सब सारे डेटाज हैं आपके नेम्स, फादर्स नेम, एड्रेस, एज, ऑक्यूपेशंस, आपका लेंथ ऑफ सर्विस आपका कितना है, एनुअल इनकम कितना, मंथली एक्सपेंसेस कितना है, मैरिड है कि नहीं है, स्पाउस नेम आपका है, शादी हो चुकी है तो स्पाउस का एज क्या है, स्पाउस का ऑक्यूपेशन क्या है, चाइल्ड हैं तो उनका नाम, उनका एज, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, जितने भी चाइल्ड हैं उतने हर चाइल्ड का एज, नेम और ऑक्यूपेशन। इन्वेस्टमेंट आपके जो कुछ भी आपने कर रखा है, जैसे बैंक एफडी है, इंश्योरेंस है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, बैंक आरडी है इत्यादि, इन सब सारा का डिटेल्स आपने जो जो किया है वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। अब इसका मैं करूँगा क्या, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। एट फर्स्ट आप मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ के क्या ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, और कितना अमाउंट का वो ड्रीम्स है, कब तक आपको उसको पूरा करना है और कैसे पूरा करना है। जैसे कि आपका ड्रीम्स हो सकता है कि चाइल्ड का एजुकेशन हो, चाइल्ड का मैरिज हो, रिटायरमेंट हो, प्रॉपर्टी फ्लैट हो, लग्जरी कार हो, फैमिली टूर हो, और या कुछ भी हो। तो आपको पता है कि आपका चाइल्ड का एजुकेशन तो आपको करना ही है, कितना अमाउंट लगेगा उस एजुकेशन में। जैसे कि आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर के लिए कितना अमाउंट लगेगा ये आपको जानकारी करना पड़ेगा, और कब तक पूरा करना है ये तो आपको पता ही होगा कि बच्चे मेरे कब तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि मुझे उतने पैसे देने पड़ेंगे उसको एडमिशन के लिए, कॉलेज फीस के लिए, और आप कैसे करेंगे।
हो सकता है कि आपने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रखा हो, तो क्या उतना पर्याप्त है या और करने पड़ेंगे, तो वो आपको यहाँ बताने होंगे। इन सारी चीज़ों के लिए आपको अमाउंट, डेडलाइन और हाउ बताना पड़ेगा कैसे है। अगर आप ये सब चीज़ बताते हैं तो मैं इसके साथ अब नीड एनालिसिस करूँगा। नीड एनालिसिस में आपको मैं इस सर्कल के अंदर में जो आपका दिख रहा है फिगर, उस फिगर में मैं आपको बताऊंगा रियली में आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने दिया था ना कि कौन कौन सा बैंक, एफडी, आरडी वगैरह, तो उसको मैं बताऊंगा परसेंटेज पे कि आपका कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कहाँ है। हो सकता है आपको मालूम हो कि आपका कहाँ है, आपका कहाँ है, ठीक है। लेकिन इस तरह का प्रोफेशनली आपको किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में हो सकता है आपका हो सेविंग, बैंक का एफडी, आरडी, जो कुछ भी आपने दिया था, इंश्योरेंस वगैरह। अब मैं इसमें दिखाऊंगा कि आपका कितना परसेंटेज किधर है, आपने किधर इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एक मेरा नहीं, लिम्रा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन लिम्रा, नाम तो आपने सुना ही होगा। लिम्रा का कहना है कि आपके इन्वेस्टमेंट फंड का 60 to 70% इंश्योरेंस में इन्वेस्ट होना चाहिए, और बाकी जो रेस्ट बच जाते हैं 30 to 40% वो म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, बैंक एफडी, आरडी, सहारा, ईटीसी किसी चीज़ में भी आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका एक सर्वाइवल भी होना है और वेल्थ क्रिएशन भी करना है, तो उसका एक टोटल प्रोग्रामिंग है ये। अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें 4 प्रकार के ही आपके रिटर्न्स या फिर रिस्क होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स में आपके हाई रिटर्न्स होते हैं, कुछ में हाई रिस्क होते हैं, कुछ में लो रिटर्न्स होते हैं, कुछ में लो रिस्क होते हैं। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट था वो मैं यहाँ बताऊँगा कि आपका कौन सा रिटर्न किस एरिया में पड़ रहा है। जैसे कि म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, डायरेक्ट शेयर मार्केट एंड शेयर मार्केट, ये आपका हाई रिटर्न और हाई रिस्क के बीच में पड़ता है। हाई रिटर्न मैंने लिखा तो हाई रिटर्न है, लेकिन एक्चुअली में ये हाई रिटर्न नहीं होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न होता है। इट मीन्स की संभावना होती है हाई रिटर्न की, हाई रिटर्न होती नहीं है, ठीक है। हाई रिस्क और लो रिटर्न, इस दोनों के बीच में कोई भी इंसान इन्वेस्ट नहीं करता है, बुद्धू से बुद्धू इंसान भी इस एरिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। लो रिस्क लो रिटर्न, तो इसमें गोल्ड है, आपके बैंक एफडी है, आरडी है, ज़्यादा रिटर्न भी नहीं आता है और रिस्क भी नहीं है आपका। और एकमात्र लो रिस्क और लो रिटर्न में जो प्रोडक्ट आता है वो मात्र इंश्योरेंस ही आता है, ठीक है, जिसमें कि कोई भी रिस्क नहीं है और रिटर्न भी इसके बहुत लाजवाब हाई रिस्क होते हैं, हाई रिटर्न होते हैं, सॉरी। अब मैं आता हूँ एनालिसिस के दूसरे एरिया पे, लाइफ लाइन सीट। ये जो सीट आप देख रहे हैं, इस सीट में क्या है, एट फर्स्ट स्टार्टिंग में करेंट एज है और आपका रिटायरमेंट एज है। लेकिन ये नीड एनालिसिस आज के डेट में एज ऑन डेट होता है, ठीक है, आज के डेट में होता है। तो आज जो आपका करेंट एज है वो आप यहाँ एज लिखेंगे, और रिटायरमेंट एज आप कब रिटायर करना चाहते हैं वो आप एज लिखेंगे। और इस दोनों के बीच में आपके जो जो ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स आपको लिखने होंगे कि आपको कौन कौन से ड्रीम्स कितने कितने साल में पूरा करना है। तो जैसे कि सपोज दैट अभी मान लीजिए आपका 30 ईयर्स है और 60 ईयर्स में आप रिटायर कर रहे हैं, तो एक नीड बना लीजिए कि 15 ईयर्स का हो जाएगा। उस हिसाब से 5-5 का एक सेगमेंट बना लीजिए, और हर 5 साल के बाद आप अपना देख लीजिए कौन से इस ईयर में आपका वो गोल्स पड़ रहा है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ये करेंट ईयर्स है 30 ईयर्स के, 60 ईयर्स में वो रिटायर कर रहे हैं। तो जो बंदे हैं उन्होंने 50,000 का एक एफडी करके रखा, जो कि 2 सालों में 50,000 मिल जाएगा। अगले 5 से 7 सालों में उनको केवीपी किसान विकास पत्र से 50,000 रुपये आ जा रहे हैं। एफडी करा के रखा है जिससे 50,000 आ रहा है 8 सालों में, किसी अदर इंस्ट्रूमेंट में जिससे कि 50,000 रुपये उनको आ जा रहे हैं। लेकिन 10 साल में अगले 10 सालों में उनको बच्चे के एजुकेशन के लिए, बेटे के एजुकेशन के लिए 10 लाख लग जा रहे हैं। और फिर अगले 12 साल 15 साल के आसपास में उनका इंश्योरेंस से 16 लाख आ रहा है, लेकिन बेटी के एजुकेशन में 10 लाख लग जा रहा है। और फिर 16 साल 17 साल में उनका पोस्ट ऑफिस से 1 लाख आ रहा है, लेकिन उस समय बेटी की शादी में 10 लाख और बेटे की शादी में 10 लाख रुपए लग रहे हैं, टोटल 20 लाख लग जा रहे हैं। और फिर आगे 20 सालों में उनको एक 5 लाख का एक इंश्योरेंस का रिटर्न भी आ रहा है। और अंत में रिटायरमेंट के लिए उन्होंने 6 लाख का पीपीएफ भी रखा हुआ है, लेकिन रिटायरमेंट उनका 18 लाख का आ रहा है, नीड उनका 18 लाख उनको चाहिए। तो आप कैलकुलेट करेंगे
कैलकुलेट करेंगे कि ये आपका 50,000 1 लाख, और ये 50,000 1.5 लाख के बाद ये 15 साढ़े 16 लाख, 16 यहाँ एक 17.5 लाख, 17 और यहाँ 5 17 5 22 लाख, 22 6 28 साढ़े 28 लाख, टोटल साढ़े 28 लाख उनके पास आ रहे हैं। अब मैं देखता हूँ उनके पास से जा कितने रहे हैं। तो 10 लाख बेटे का एजुकेशन, 10 लाख बेटी का एजुकेशन, 20 लाख, और 20 लाख यहाँ पे दोनों बेटा बेटी की शादी में, तो हो गया 40 लाख, और 18 लाख यहाँ पे रिटायरमेंट के लिए, तो हो गया 58 लाख। अब यहाँ पे आए थे साढ़े 28 लाख, मान लीजिए 29 लाख ही हैं, 29 लाख सपोज दैट, और यहाँ 58 लाख, तो ये 29 लाख और 58 लाख, ये 58 लाख आपको चाहिए, और आपके पास आ रहा है 29 लाख। तो बीच में जो गैप जो आ रहा है ना, इस गैप को आप पूरा कैसे करेंगे, ये आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर अभी तक ने आपने इसमें प्लान नहीं किया तो आप ज़रूर करें इसके बारे में प्लान। चलिए अब मैं आता हूँ बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। बैलेंस शीट सुनने के बाद जनरली माइंड में क्या आता है कि एक तरफ ये आपका इनकम का होगा, और एक तरफ एक्सपेंस का होगा। इनकम एक्सपेंस, दोनों इनकम एक्सपेंस को बैलेंस करके दिखाते हैं कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, यही है ना। लेकिन वो जो बैलेंस शीट होता है वो अकाउंटेंट बैलेंस शीट होता है। मैं अकाउंटेंट बैलेंस शीट नहीं, मैं लाइफ का बैलेंस शीट बता रहा हूँ। इसमें दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो आदमी ज़िंदा रहेंगे या तो आदमी मर जाएंगे। दो ही चीज़ हो सकते हैं ज़िंदगी में, ये लाइफ में यही दो चीज़ होते ही हैं। तो सबसे पहले अगर आप ज़िंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो सर्वाइव में आपको क्या ज़रूरत पड़ता है, तो एट फर्स्ट जो ज़रूरत पड़ेगा आपको रखना वो रिटायरमेंट फ़ंड का। रिटायरमेंट फ़ंड कितना होगा, क्या अगर आपको मालूम है तो आप वहाँ लिख दीजिए, अगर नहीं मालूम है तो मैं आगे के स्लाइड में आपको बताऊंगा रिटायरमेंट फंड कैलकुलेट कैसे करते हैं। बच्चे की एजुकेशन, अब बच्चे का एजुकेशन आप जो चीज़ भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ लिख देंगे। अगर मैरिज में कितना लेगा वो आप बताएंगे। आप करना चाहते हैं मैरिज में तो जितना भी करना चाहें वो कम है, तो आपका एक अंदाज़ा होगा, आपका एक स्टेटस होगा कि आप कितना खर्च करेंगे अपने बच्चे की शादी में, तो वो आपको ही बताना पड़ेगा। इसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकता। जितने बच्चे हैं उतने बच्चे के एजुकेशन, मैरिज आप यहाँ पर लिख दीजिए। एक्सपेंस, फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेज, पहले इसके बारे में लोग नहीं रखते थे, इसको सोचते थे फाइनेंशियल प्लानिंग में, लेकिन अब चूँकि कोरोना का काल ऐसा आया, लोगों ने बहुत दुखद घटना देखा है, तो अब इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं लोग, और अब हेल्थ प्लान के बारे में सोचते हैं। तो अब तो ये ज़रूरी है कि आपको हेल्थ के लिए भी आपको एक फ़ंड रखना पड़ेगा। कब कैसा सिचुएशन आए कोई कहा नहीं जा सकता है, और उस सिचुएशन में आपका जो प्लानिंग किया हुआ है उसको तोड़ना ना पड़े, जैसे कि एफडी तोड़ना पड़ जाए या फिर प्रॉपर्टी सेल करना पड़ जाए, वो सब चीज़ ना करना पड़े। आपका जो भी प्लानिंग है वो बढ़िया से चलता रहे, इसके लिए आपको हेल्थ एक्सपेंसेस भी रखना पड़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहते हैं, जैसे कि आपकी बहन होगी, आपके भाई होंगे, उनके बच्चे भी होंगे। तो अगर सपोज दैट बहन के बच्चे जो हैं आप उनके लिए मामा होंगे, और बहन के बच्चे की शादी के टाइम में आपके बहन और बहनोई घीढ़ारी करेंगे, जैसा कि होता है हमारे धर्मों में कि घीढ़ारी करने बैठते हैं या शादी में तो मायके के कपड़े ही जाते हैं, मायके का ही कपड़ा, मायका का ही बर्तन वगैरह और बहुत सारा चीज़ जाता है, तो उसमें एक अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन उसके बारे में कोई प्लान नहीं करते हैं। तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में भी प्लानिंग करना पड़ेगा। आप अंकल हैं, आप अपने भाई के बच्चे की शादी में शरीक हो रहा है, तो आप खाली हाथ या फिर जनरल लोगों की तरह तो शरीक नहीं होइएगा, आपको वहाँ एक अलग ढंग से करना पड़ जाएगा। हो सकता है कुछ पैसे देने पड़ जाएँ या कुछ सामान, बड़ा महंगा सामान आपको वहाँ गिफ्ट करना पड़ जाए। तो उन सब सारे चीज़ों के लिए भी आपको एक फ़ंड रखना पड़ेगा। उस फंड को ही हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। और लायबिलिटी, अगर कोई बिज़नेस वगैरह है तो बिज़नेस पे लोन वगैरह हो तो उसको लायबिलिटी, बिज़नेस लायबिलिटी भी लिख लेंगे। टोटल कर लेंगे इसका हम कि टोटल कितना हो गया है ये यहाँ पे। अब आते हैं दूसरे जगह पे कि अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया तो इन केस ऑफ डेथ उसमें क्या आपको रखना पड़ेगा आपकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। सबसे पहला क्या होता है, मेंटेनेंस फ़ंड। मेंटेनेंस फ़ंड आपकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, मीन्स कि मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। जितना पैसा आप आज दे रहे हैं अपनी फैमिली को, जो फाइनेंशियल वैल्यू है आपका आपके घर में, किसी भी इंसान का दो ही प्रकार का वैल्यू होता है, फर्स्ट इमोशनल वैल्यू और दूसरा फाइनेंशियल वैल्यू। तो इमोशनल वैल्यू तो जब तक आदमी धरती पे है तब तक उसके साथ उसका परिवार का इमोशन जुड़ा रहता है, तो इमोशनल वैल्यू कहलाता है वो। और जब तक वो आदमी कमा करके घर में दे रहा है तब तक उसका फाइनेंशियल वैल्यू भी उनके फैमिली के सामने होता है। तो
फाइनेंशियल वैल्यू जो आपका था, आप जो अमाउंट दे रहे थे आपकी फैमिली को आप घर चलाने के लिए, तो आप नहीं चाहेंगे उस स्टैंडर्ड से मेरी फैमिली नीचे हो जाए, तो वो ही एक अमाउंट जो कि एक्सपेंस आप कर रहे थे घर में, वो एक्सपेंस अमाउंट मेंटेनेंस फंड कहलाता है। अब मेंटेनेंस फंड के बारे में डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं, उसको भी बताते हैं कैसे करते हैं। लायबिलिटीज हो सकता है कि आप को घर चलाने के लिए, घर की कुछ चीज़ों को पूरा करने के लिए आपने लोन लेकर रखा हुआ, पर्सनल लोन या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन, तो वो आप यहाँ लिखेंगे। और आप रहें या ना रहें, आपके बच्चों की शादी तो करनी ही पड़ेगी, आपके बच्चों को तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तो वो सब सारे खर्च यहाँ भी आ जाएंगे। जैसे कि आपका इन केस ऑफ सर्वाइवल था, फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेस तब भी आएगी, आप रहें या ना रहें, आपकी फैमिली को बीमारी उस समय भी घेरेगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके सिस्टर और आपके भाई साहब के बच्चों की शादी में आपकी फैमिली को भी शरीक होना पड़ेगा, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके ऊपर भी आएगा। तो वो सब सारा सेम अमाउंट आप यहाँ भी लिखेंगे। अब दोनों ही अमाउंट को आप यहाँ देखिए कि क्या दोनों अमाउंट जो टोटल करने के बाद आ रहा है, क्या वो बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो जो गैप आ रहा है उस गैप को कैसे पूरा करेंगे, उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं सोचे हैं तो अब सोचिए, ये आपका सोचना काम है, जरूर सोचना चाहिए। अब आते हैं सॉल्यूशन प्रॉब्लम में। कितने प्रकार के फंड होते हैं आपको पता है। सबसे पहला इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कब कैसा समय आ जाए कोई ठिकाना नहीं आता है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड रखना पड़ता है। और इमरजेंसी फंड में आपका है एफडी है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड है, ये सब इमरजेंसी फंड होते हैं। जब भी इमरजेंसी आते हैं सबसे पहले देखते हैं कि एफडी ही टूटती है, आदमी गोल्ड ही गिरवी रखते हैं, प्रॉपर्टी ही गिरवी रख जाते हैं। बेसिक फंड जो कि ज़िंदगी जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक नीड होनी चाहिए, उसके लिए बेसिक फ़ंड रखी जाती है। जैसे उस बेसिक फ़ंड में आपका आता है क्या, बेसिक फ़ंड में आपका आता है ट्रेडिशनल एंड टर्म इंश्योरेंस। अब ट्रेडिशनल एंड टर्म इंश्योरेंस क्या होता है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। हेल्थ फंड, चूँकि अब जैसा समय आ गया है, बीमारी काल चल रहा है अभी, तो इस बीमारी काल के लिए हेल्थ फंड तो रखना ही पड़ेगा, और हेल्थ फंड के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ड है। बेसिक नीड्स, किसी भी आदमी के जीवन में 3 तरह के बेसिक नीड्स होते हैं। पहला प्रोटेक्शन नीड। प्रोटेक्शन नीड उस नीड को कहते हैं कि यदि व्यक्ति जीवित नहीं है तो उसके परिवार के सामने आर्थिक रूप से फाइनेंशियली क्या नीड आने वाली है, उस नीड को कहते हैं प्रोटेक्शन नीड। कि आपने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट इज प्रोटेक्शन नीड। सेकंड आता है सेविंग नीड्स। सेविंग नीड्स इट मीन्स कि आप रहें या ना रहें, थोड़ा बुरा लगता है सुनने में लेकिन ज़रूरी है, आप रहें या ना रहें ये नीड तो आएगी ही आएगी। जैसे बच्चों की शादी करनी, आपके बच्चों की शादी तो करनी ही पड़ेगी, आपके बच्चों को एजुकेशन तो देनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए आपको सेविंग नीड्स आती है। रिटायरमेंट नीड्स, रिटायरमेंट नीड जब आपकी आय का स्रोत बंद हो जाए, इनकम खत्म हो जाए और अपनी फैमिली के लिए आप जीना बंद करके आप जब अपने लिए जीना चाहेंगे, तो उस समय जो नीड आएगी फाइनेंशियली, उसको रिटायरमेंट नीड कहते हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंसेज। मेंटेनेंस एक्सपेंसेज आपका ये है कि आपको उतना फंड, अगर आप आज के टाइम में उतने का आप सपोज दैट इंश्योरेंस ले लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस, उसमें टर्म इंश्योरेंस ले आता है, हैवी अमाउंट होता है, तो उसमें टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं जिसका कि प्रीमियम बहुत ही छोटा आता है। अगर टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, सपोज दैट आपके साथ भगवान न करे आप 200 साल जिए, ठीक है, लेकिन आना तो है, कब किसके साथ क्या घटना हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो अगर वैसा परिस्थिति आ जाता है तो उस परिस्थिति में आपकी फैमिली को उतना अमाउंट मिल जाएगा कि उतने से वो हर मंथ वो अमाउंट जो आपका मंथली एक्सपेंसेस है ना, उसको निकालती भी रहेगी, तब तक निकालती रहेगी जब तक कि आपका रिटायरमेंट एज नहीं आ जा रहा है, रिटायरमेंट समय नहीं आ जा रहा है। इट मीन्स कि जब तक आप कमा के देने वाले थे, अगर आप जीवित हैं तब भी आप कमा के दें, अगर आप जीवित नहीं तब भी आप अपनी फैमिली को उतने पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप वो फैमिली आराम से अपनी घर चला सकती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं मेंटेनेंस। ये सीधा सा फॉर्मूला है, आप इस पर कैलकुलेट कर। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर चाइल्ड एजुकेशन क्यों जरूरी है ये, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आपके बच्चों को फील करवाता है सेफ, कि हम एक अच्छे पिता के अंडर में हैं,
वो आप अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ प्रोवाइड करते हैं। आप तैयार रहते हैं किसी दूसरे जगह एक्सपेंस करने के लिए भी, क्योंकि आपने प्लान कर बैठा है एजुकेशन। आपके बच्चों के ऊपर प्रेशर कम करता है ये। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बच्चे भी अपने घर में इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे भी पता होता है कि कितना पैसे घर में आ रहे हैं, घर मेरा चल कैसे रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है। तो बच्चे भी कभी कभी एक बड़ा सा टारगेट अपना नहीं सोच सकते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना है, क्योंकि उन्हें पता है कि घर की कंडीशंस क्या है। तो ऐसे हालात में वो सोचते भी नहीं हैं और उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके बैठे हैं एजुकेशन का, तो बच्चों के ऊपर से ये प्रेशर भी हट जा रहा है। आप बच्चों में एक अच्छा फाइनेंशियल हैबिट डालते हैं, आपको महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ता है, महंगाई से आप विचलित नहीं होते हैं, बच्चा को एक अच्छा डायरेक्शन आप प्रोवाइड करते हैं, एफडी आपको नहीं तोड़ना पड़ता है, आप अपना सोसाइटी और रिलेटिव्स के बीच में स्टैंडर्ड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। अब आते हैं कि आपका बच्चों को, अगर सपोज दैट आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना है तो एमबीबीएस कोर्स फ़ी करना पड़ेगा उसको। तो हम देखते हैं एमबीबीएस कोर्स फ़ी क्या है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो 20,000 से 7.5 लाख का है कोर्स फ़ी, और प्राइवेट कॉलेज में आते हैं तो 20 लाख से 1 करोड़। मैं यहाँ इंडिया का बता रहा हूँ कि इंडिया के कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो आपको क्या खर्च पड़ेंगे आपके बच्चों को डॉक्टर बनाने में, वो आपको सहायता करेगा आपको प्लानिंग करने में। डॉक्टर का में एमबीबीएस का जो एकेडमिक ईयर होता है वो 5.5 साल का होता है, जिसमें कि 4.5 साल एकेडमिक एजुकेशन का सेशन होता है, और लास्ट का 1 ईयर जो होता है मैंडेटरी होता है इंटर्नशिप। ठीक है, अब मैं आपको टॉप मोस्ट कॉलेज मेडिकल कॉलेज बताता हूँ। यहाँ मैं आपको फर्स्ट ईयर फ़ी दिखाता हूँ, कॉलेज नेम यहाँ, और यहाँ सिटी नेम, ये तीनों चीज़ें। और ये टॉप मोस्ट कॉलेज है इंडिया का एमबीबीएस का, जिसका मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर ही फ़ी दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे कि कितना हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चेन्नई सबसे पहला है, चेन्नई आपका श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 22 लाख फर्स्ट ईयर। वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज 48,330 रुपये फर्स्ट ईयर। न्यू दिल्ली एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 4,228 रुपया, बहुत ही कम है यहाँ एम्स में। जयपुर निम्स यूनिवर्सिटी 80,000 रुपया फर्स्ट ईयर। मैंगलोर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज 14.5 लाख। संगली भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 19 लाख फर्स्ट ईयर। गैंगटॉक सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे 2 प्रकार का फ़ी दिख रहा है। फर्स्ट है आपका 17 लाख, जो कि जनरल या इट मीन्स कि आउट ऑफ सिक्किम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा 17 लाख, और जो सिक्किम में है उनके लिए कंसेशन है, वो 7.25 लाख में कर सकते हैं फर्स्ट ईयर 7.25 लाख। कोच्चि अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन यहाँ 19.25 लाख। तो आप जो देख रहे हैं कि 22 लाख 20 लाख 14.5 लाख, इट मीन्स आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पढ़ाना है बच्चों को मेडिकल में एमबीबीएस बनाना है तो कितना हाईली कॉस्ट भी ये करना पड़ेगा। सॉरी इंजीनियरिंग में जो है आपका 2.25 लाख पर ईयर फ़ी है, इसका लगता है 5 साल लग जाता है, 4 साल का कोर्स होता है, 5 लाख रुपये लग जाता है आपका। अगर प्रीमियम कॉलेज में हम जाते हैं जैसे कि IIT BIT पिलानी, तो पेरेंट्स को तैयार होना चाहिए 10 से 15 लाख का एक्सपेंस करने के लिए। IIT मद्रास, मैं आपको IIT का सारा डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका फ़ी IIT मद्रास का फ़ी है 5.5 लाख से 31 लाख अप्रॉक्स। IIT दिल्ली 8.5 लाख से 8.5 लाख ही है। IIT बॉम्बे 8.5 लाख से 11.5 लाख। IIT कानपुर 8.5 लाख। अगर आप बच्चों को MBA कराना चाहते हैं, अच्छा MBA में IIM बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया, IIM अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर एंड खिजरोई। MBA में क्या है आपका, सब गवर्नमेंट कॉलेज है आपके MBA के, और इसका फ़ी जो होता है वैरी करता है, लेकिन एक एवरेज फ़ी आपको मैं बता रहा हूँ 1.5 लाख लगता है, और टोटल कोर्स कंप्लीट में 5 से 6 लाख रुपये लगते हैं। चाइल्ड मैरिज प्लान, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे लोग करते ही हैं, इसको प्लानिंग करते ही हैं, सारे लोग को शादी करनी है। लेकिन अगर प्लानिंग करते हैं तो क्या होता है, टू अवॉइड सेल द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना पड़ता है। टू मेंटेन योर रेपुटेशन अमंग योर सोसाइटी एंड रिलेटिव्स, इट मीन्स कि आपको अपने
सोसाइटी और आपके परिवार में आपका रेपुटेशन बना रहे, मेंटेन करके रखते हैं। अगर इस प्लानिंग करके चलते हैं तो आप बच्चों को प्रेशर भी हटा देते हैं, आप बच्चों को एक फाइनेंशियली अच्छा हैबिट देते हैं, आप बच्चों को बच्चों से एक आपका जो महंगाई का जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से भी आप विचलित नहीं होते हैं, और बच्चों को एक अच्छा डायरेक्शन आते हैं इससे। रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे पहले आते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग करने की। रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है? ठीक है, सबसे पहला कि एक आदमी कभी काम नहीं कर सकता है ज़िंदगी भर, और उनकी ज़िंदगी में हायर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह। उनका फुल टाइम उनके जीने के लाइफ के लिए हो, उनके अपने लाइफ के लिए हो, उस खुशी से जी पाएँ उसके लिए आप बच्चों पर आधारित नहीं होना पड़ेगा आपको, बच्चों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा आपको। आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपनी फैमिली को आप कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे। इसलिए एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी और अपने वादों को पूरा करने के लिए आपको अभी से करना पड़ेगा रिटायरमेंट प्लानिंग। अब बेनिफिट्स क्या हैं रिटायरमेंट प्लानिंग करने के? स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगा आपका, मनी आपके लिए काम करेगा, पैसे आपके लिए काम करेंगे, टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, आपको कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, और आपको रिटर्न्स आपके महंगाई से आपको फ़र्क नहीं देगा। ठीक है, अब रिटायरमेंट प्लानिंग का सीधा सा फंडा मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत इजी है, आप आराम से रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, और बहुत आसान से शब्दों में, आसान से तरीक़ों में। आप दिन भर में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 बार। नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना। कैलकुलेट कर लीजिए कि दिन के खाने में कितना पैसा लग रहा है, नाश्ते में कितना लग रहा है, और रात के खाने में कितना पैसा लग रहा है। टोटल को जोड़ लीजिए। ठीक है, जो भी टोटल अमाउंट आएगा आपका, उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, महीने का निकल जाएगा। महीने का निकल गया, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, साल का निकल जाएगा। और उसके बाद चूँकि आपने सारा फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखा हुआ है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो आपकी लाइफ भी लंबी होगी। क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग इतनी जल्दी क्यों डिपार्चर कर जाते हैं यहाँ से? रीज़न यही है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, कैसे करेंगे, कैसे पूरा करेंगे, हो नहीं पा रहा है। इस कारण से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है उनको। प्रॉब्लम्स यहाँ हैं। अगर आप प्लानिंग करके चल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप इंजॉयफुल लाइफ जिएगा। तो ऑब्वियसली आपका जो एज होगा वो काफ़ी लंबा होगा, तो आप रिटायरमेंट लाइफ भी लंबा जिएंगे। तो आप वो एक लंबा लाइफ जो भी है आपका जीना चाहते हैं, वो आप उतना टाइम, उतना ईयर्स आप वहाँ लिख दें, और सबको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने का जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका आएगा लंच का, खाने का, और सिर्फ खाना खाने का। चूँकि आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सिर्फ खाना है। 3 बेसिक थिंग्स होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा, कोई भी कपड़ा, आप यही कपड़ा पहने रह भी सकते हैं। मकान, झाड़ फूस के मकान में भी आप रह सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। लेकिन रोटी, इट मीन्स कि खाना का आप क्या करेंगे? खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। आपने देखा कितना ह्यूज अमाउंट आया था, कैसे करेंगे? और खाना का जो ह्यूज अमाउंट आया था, वो अमाउंट सिर्फ अकेले तो आप खाना खाएंगे नहीं, आप अपनी कम से कम अर्धांगिनी, आपकी जो फैमिली है, उनको भी खाना खिलाएंगे। बच्चे तो अपने कमा रहे होंगे, उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन फैमिली जो आप पे डिपेंड है, उनको तो खिलाएंगे। तो आप उसका डबल कर लीजिए। अब आप ही सोचिए कि आपका कितना अमाउंट आ रहा है, उसके लिए आपने कितना किया है, और कितना और करना पड़ेगा। देखिए, तो इस खाने का करेंगे क्या, कैसे करेंगे, सोचिए इस बारे में। अब इसके बाद